हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हम बता दें, ये चैप्टर है कक्षा 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है, जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। आपको बता दें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको बता दें भौतिक परिवर्तन वो होता है जो पदार्थ के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो पदार्थ के क्या होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। आपको बता दें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। अगर किसी पदार्थ के उसके साइज में परिवर्तन होता है, साइज में परिवर्तन है। अगर कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है। यदि पदार्थ किसी का साइज छोटा हो जाता है या उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, या पदार्थ की जो अवस्था है वो ठोस से गैस से हथौड़ों में चेंज होता है, तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, पदार्थ की भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन, आपको बता दें भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें न कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी, अगर आपको कहा जाए कि एक कागज का शीट लीजिए, जैसे ही शीट दिखाया गया है, आपको कहा जाए कि एक कागज का क्या करना है, शीट लेना है। उसको चार बराबर भागों में कैसे काट लेना है। उसमें से कहा जाए कि प्रत्येक भाग को फिर से काटना है, और आपको कहा जाए कि पुनः जी पूरे कागज के शीट को फिर से जोड़कर जैसे पुनः पहले जैसा था वैसे ही आपको कहकर पुनः मूल अवस्था में बना देते। क्या आप फिर से बना सकते हैं? फिर से बनाना इसको संभव नहीं हो सका, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि एक भौतिक परिवर्तन कि एक कागज का टुकड़ा लेना है। एक कागज के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटना है, और प्रत्येक वर्ग को पुनः चार टुकड़ों में क्या काटे। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे टुकड़ों को परस्पर क्या जोड़कर कागज के टुकड़ों को क्या मूल अवस्था में ला दे। आपको बता दें कि पुनः इसे पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता। आप इसको कितना भी जोड़ेंगे, कहीं से भी ये थोड़ा सा दाग धब्बा ही लग जाएगा, पर ये पुनः मूल अवस्था में क्या परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आपको करना है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि आपको क्या करना है, एक चाक लेना है, उसको क्या करना है, उसको पीस कर या उसको पाउडर बना लेना है। फिर से उसको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। पानी मिलाइए, जैसे ये चॉक है, आपको इसको पाउडर बना लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर उसको क्या करना है, अपने हिसाब से उसको कोई संरचना देना है, ठीक है। चाहे गोल दीजिए, जैसे जैसे पहले चाक था उसी के हिसाब से देना, ठीक है। आप अब क्या करेंगे, उसके जैसे आप बनाए हैं, जो नया चाक बनाए हैं, और उसको बनाकर उसको धूप में सुखा लीजिए। क्या आप देखते हैं कि आपको जो पहले जैसा चाक था वैसे ही बना है। जो पहले जैसा चाक था वो वैसे ही बनता है बच्चों। तीसरा एक क्रियाकलाप देखते हैं। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ा बर्फ लेना है। आपको क्या करना है, एक कांच की या प्लास्टिक के कटोरे लेना है। एक कांच या प्लास्टिक के कटोरे में एक तो गर्म बर्फ लेना है। अब क्या करते हैं, बर्फ को थोड़े से भाग को पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं, बर्तन को क्या धूप में रख देते हैं कि हमारा जो बर्फ है वो पिघल जाए, ठीक है। आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। आप देखेंगे, आपके पास कटोरे में देखेंगे जाकर कि वो क्या होगा, आपके पास बर्फ और जल का क्या मिश्रण होगा। अब कटोरे को हम हिमकारी मिश्रण भी में रख देते हैं। आपको फिर से उसको ठंडा करना। आप क्या करते देखते होंगे कि जो हमारा बर्फ है, जल है, जो हमारा बर्फ वाला जल था, जो बर्फ था वो क्या पिघल कर ठोस से कैसे द्रव में चेंज होता है। क्या होता है, ठोस से क्या है ना, कि किसी भी भौतिक गुण पदार्थ का भौतिक गुण वो होता है जिसका आकार आकार माप और रंग और उसकी अवस्था में चेंजेस क्या होता है, उसको हम भौतिक गुण कहते हैं, पदार्थ का भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा बर्फ है ठोस से क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ठोस से क्या हो रहा है, बर्फ लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, पर एक नया पदार्थ नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे ठोस बर्फ था वैसे ही वो पिघल कर फिर जल में हो गया। जैसे ही वो जल से पुनः उसको हम फ्रिज में रखे, जल को कटोरे में, तो ठोस बना, फिर ठोस से क्या पुनः उसी अवस्था पे आ गया जैसे पहले था, ठीक है। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। क्रियाकलाप 5 देखते हैं कि एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाल लेना है। क्या करना है, थोड़ा सा जल लीजिए, उसको उबाल लीजिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती? आपको क्या करना है, आप देखते होंगे जल उबालते हैं तो हम उबालने के लिए जल रखते हैं तो उसमें से भाप निकलता है। क्या होता है, भाप निकलती है। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर अब भाप के ऊपर किसी बर्तन को उलट कर रख देना है। बर्तन को हम उलट कर रख देते हैं तो बर्तन की भीतरी सतह देखना है। आपको क्या करना है, बर्तन को उलट देते, जितना हमारा भाप है वो भाप उस बर्तन में जाता होगा, तो जो भाप है ना वो पानी के रूप में धीरे धीरे कुछ देर बाद उसमें से पानी बूंदी निकलने लगती है। आपने देखा कि जो गैस है,
जो भाप एक भाप जो पानी का जो गैस बना है, गैस वो क्या हो लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ पे देखते हैं जो गैस भाप क्या है, गैस है। गैस के रूप में जो पानी है बर्तन में जाकर जब लगता है तो क्या होता है, वो लगता है तो क्या होता है, जल की तरह बूंदे दिखाई देने लगता है। आप यहाँ पर आपने देखा कि जो गैस है, गैस जल क्या है, गैस बना उसको भाप हुआ, भाप से क्या हुआ द्रव, गैस से क्या हुआ द्रव में बन गया। ठीक है, आपने क्या देखा जो गैस है, हमने पिछले वाले क्रियाकलाप में देखा था कि उसमें ठोस से बर्फ जो था, ठोस से क्या हुआ वो द्रव में चेंज हुआ था, पर यहाँ पे गैस जल क्या हुआ, गैस से क्या हुआ फिर से द्रव में चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि जो पदार्थ के अमाप अभी हम बताएं आपको, पदार्थ के आकार, अमाप तथा साइज, रंग और अवस्था के गुण को हम भौतिक गुण कहते हैं। पदार्थ के उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वो परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ, हमने अभी जितने भी प्रैक्टिकल देखा उसको, उसमें किसी हमने ऐसा नहीं पदार्थ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनते हुए नहीं देखा जो नया पदार्थ हो, जो जैसा था वैसे ही में चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल और भौतिक परिवर्तन के डेफिनेशन के बारे में देखा। अब हम देखें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे के दरवाजे पे अक्सर भूरे भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। वो भूरे भूरे परत की कलर की क्या परत चढ़ी, उस परत को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो परत लगता है उसको क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जिससे आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को भी कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ देंगे तो उस पर क्या होती है, इस भूरे रंग की पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ रंग कहलाता है, यह पदार्थ का जंग कहलाता है। जो पदार्थ लगता है वो पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ का जंग कहते हैं। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाती है। जो पदार्थ लगने, जंग लगने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। पार्क अथवा लान के आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों में, पार्क आदि में लोहे की बेंच और लगभग बहुत सी वस्तुएं होती है, देखा होगा रखा होता है और खुले में रखी रहती है, जंग लग जाती है। और आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को कुछ दिनों तक खुला रख देने पे क्या होता है, उसमें भी जंग लग जाती है। ठीक है, अब हमें क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना है, एक मैग्नीशियम, आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। उसको क्या कर, मैग्नीशियम तार या तार उसका पट्टी लीजिए। इसको सिरे को रेगमेल से साफ करना है। रेगमेल होता है साफ करने वाला होता है, रेगमाल होता है जो साफ करता है, उसको लेकर उसे साफ करना है। ठीक है, और उसको मोमबत्ती, जो मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल से साफ करना है। एक सिरे को मोमबत्ती के लौ से क्या पास जलाइए, उसको लौ के पास पास ले जाइए और उसको चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगती है। आप मोमबत्ती को जैसे मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको आप मोमबत्ती के पास ले जाइए, उसका एक सिरा को, तो वो जलने लगती है और जैसे ही वो चमकदार सफ़ेद कलर, व्हाइट कलर की प्रकाश देती हुई जलती है। ठीक है, यह पूरी तरह जलने के बाद उसका जो मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो जल जाता है, तो एक श्वेत व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का भस्म छोड़ता है। सफ़ेद कलर का जो भस्म भस्म रूपी पाउडर जैसा शेष रह जाती है। तो आपको बता दें, जब ये भस्म क्या, भस्म फीते की जैसी लगती है, आपको जो भस्म प्राप्त होता है वो क्या फीते की तरह होती है। मैग्नीशियम के जो फीते की जैसी थी भस्म, इसको आप क्या करते हैं, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया। जैसे हम मैग्नीशियम जो फीता था ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। भस्म को, जो हमारा भस्म बनता है, भस्म को एकत्रित कर जल को फिर क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं। क्या करते हैं, भस्म को एकत्र करते हैं, उसमें फिर उसमें क्या जल मिलाते हैं। उस विलयन को जब तक खिलाते हैं कि मिश्रण लाल और नीला लिटमस पत्र से परीक्षण करना। आपको जो विलयन को जल मिला दीजिए, भस्म में जल मिलाकर उस विलयन को हिलाते रहे अच्छी तरह से। आपको क्या करना, जो विलयन है उस विलयन को लाल लिटमस पत्र से या नीले लिटमस पत्र से आपको देखना है। ठीक है, कि लिटमस पत्र जो हमारा लाल मिश्रण है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या जो नीला लिटमस पत्र है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, इस परीक्षण के आधार पर आप तो उसको अम्लीय तथा या आप जलीय विलयन को किस रूप में, कि अम्लीय है कि क्षारीय है, उसके बारे में हम लिटमस पत्र से चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या करना, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनती है। आपको बताते हैं, जब हम भस्म को जल
से जल में घोलते हैं तो क्या एक नया पदार्थ बनता है। यह इस परिवर्तन को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर दें कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हम मैग्नीशियम के फीते को जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर जल से मैग्नीशियम ऑक्साइड में फिर जल में घोलते हैं तो क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको बता दें कि मैग्नीशियम क्या है, एक हाइड्रोक्साइड है तो मतलब जिस ग्रुप में लास्ट में OH पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं क्षारक कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या एक क्षारक है। आपको पता था मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बता दें इस रिएक्शन में एक नया पदार्थ बना। अभी हम तक जितने भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या तो कोई नया पदार्थ नहीं हो, लेकिन हम रासायनिक परिवर्तन में क्या देखते हैं कि एक नया का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है एक नया पदार्थ बना जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था मैग्नीशियम के जलने पर बनता था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घुलने पर बनता है। आपको बताते हैं कि जैसे हम बताएं मैग्नीशियम को हम जलाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और हम पुनः मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो फिर से क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बनता है। ठीक है, हम एक और क्रियाकलाप देखते हैं कि आपको देखा दे कि आपको क्या करना है। एक कांच के गिलास लेना है, कुछ कांच के गिलास या कटोरे या छोटे मुंह वाले बोतल को भी लगभग आधा बोतल में आधा कप पानी उसमें डालकर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है कि आधा कप पानी लेकर उसमें आधा चम्मच कॉपर सल्फेट तथा घोल डालना है। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाना। आपको क्या करना है इस विलयन में डालें तो क्या होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाएंगे आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। कैसे आपको बताते हैं कि जब आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा आपको एक परख लिया तो कांच की छोटी सी बोतल में इस विलयन को थोड़ा सा रख लेना। ठीक है, शेष विलयन में आपको क्या करना है जो विलयन हम बनाए उस विलयन को एक दूसरे पात्र में रख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करें उस विलयन में हम एक कील अथवा एक लोहे की कोई वस्तु डालिए, नहीं तो आप ब्लेड भी डाल सकते हैं। ठीक है, ब्लेड डालिए। अब उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। अब क्या देखेंगे कि जो यह विलयन में रंग आपको उस विलयन का रंग देखना है जिसकी तुलना में अलग से बचाए गए नमूने का रंग देखे थे। ठीक है, आपको हमने पहले क्या था एक गिलास लिया उस गिलास में आधा कप पानी रखा। हम फिर उसमें क्या 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का घोल डाले थे। उसके बाद क्या किया उसमें उसी विलयन में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन डाले। अब फिर हमने क्या देखा कि वो जो विलयन था वो नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। वो जो विलयन मिलेगा वो क्या नीले रंग का विलयन मिला। फिर हमने क्या किया उस विलयन को थोड़ा सा एक अलग पात्र में रख लिए और उसमें क्या किया कि जो हमारा विलयन था उस विलयन में हमने क्या किया एक लोहे की कील अथवा एक ब्लेड डाला जिससे हमने देखा कि जो लगभग ब्लेड के टुकड़ा डाल दिए। लगभग आधे घंटे के बाद उसको हमको देखना है। ठीक है, देखना है कि विलयन के रंग को देखना है कि इसकी तुलना में जो हम बचाए गए नमूने में विलयन का रंग कैसा था। ठीक है, हमने क्या किया था एक कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था नीला था, लेकिन उसी विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में थोड़ा सा अलग से विलयन लेकर हमने क्या किया उसमें एक प्लेट डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट वो विलयन था वो हरा हो गया था। क्या हो गया हरा हो गया था। क्या आपको विलयन में रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए तो क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। आपको बता दें जो परिवर्तन दिखाई देता है कि लोहा का जो कलर था वो भूरे रंग का हो गया था, कि जो ब्लेड था वो भूरे रंग का किस कॉपर सल्फेट के कारण हो गया था। किसे कॉपर सल्फेट के कारण हो गया था। विलयन के रंग को नीले से हरा हो जाना कैसा था एक नया पदार्थ का बनना था। आपको बताते जो हमारा विलयन था वो तो पहले नीला था, जैसे ही हम उसमें ब्लेड डाले तो जो हमारा विलयन का रंग था कैसा हुआ हरा हो गया, नीले से हरा हो गया। एक नया पदार्थ का बनना है। ठीक है, जो हमारा विलयन था नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता था। ठीक है, आपको बता दें जो लोहे की कील पर भूरा निक्षेपण जो प्राप्त हुआ था वो कॉपर और तांबे के परत के कारण हुआ था। कॉपर और तांबे के परत के कारण हुआ था जो एक अन्य नया पदार्थ है। क्या कहते हैं जो एक नया पदार्थ है। अब हम इस अभिक्रिया के निम्न समीकरण से जैसे अब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की जो कील डाल थे तो केवल आयरन सल्फेट प्राप्त हुआ था और साथ में कॉपर प्राप्त हुआ था। जो भूरा निक्षेपण किस था कॉपर सल्फेट के जो कॉपर सल्फेट था वो किस पे जगह छिपे गया था वो ब्लेड पे। ठीक है, एक और क्रियाकलाप आपको एक प्रखंडी में लगभग 1 चम्मच सिरका लेना है। क्या करना एक प्रखंडी में 1 चम्मच सिरका लेना, उस पे चुटकी भर क्या करना एक जैसे ये कॉपर का सल्फ है
1 चम्मच, ये विलयन है, 1 चम्मच क्या करना है उसमें कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फ सॉरी सॉरी 1 चम्मच एक प्रखंडी में, किसी प्रखंडी में लगभग 1 चम्मच सिरका लेना है। क्या करना है, सही सिरका, उसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल देना है। क्या करना है, आपको देखते होंगे कि उसमें बुदबुदाहट टाइप की ध्वनि सुनाई देती है। अब जैसे ही हम सिरके में खाने का सोडा डालते हैं चुटकी भर, तो उसमें बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है, वो पैदा करने लगता है। ठीक है, इस और गैस के बुलबुले को बाहर निकलते देखना, ठीक है, दिखाई देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि जो गैस के बुलबुले होते हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि सिरका है, उसमें क्या है, खाने का सोडा, जो इस पर गैस के जो बुलबुले ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो बाहर की तरफ निकलते दिखाई देते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार इस पानी में अब क्या करना है, उसको चुन्नी को पानी के आपको बताते हैं, इस व्यवस्था को जैसे इस गैस निकलता है उसको हम चुन्नी के पानी से गुजारते हैं। क्या होता है, चुन्नी, तो आपने चुन्नी के पानी में क्या परिवर्तन होता है, आपने देखा है कि चुन्नी के पानी से करते उसमें क्या परिवर्तन होता है। सिरके में जब हम खाने का सोडा मिलाते हैं, तो रासायनिक सोडा सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं। सोडियम सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, क्या बनता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अन्य पदार्थ बनते हैं। हाँ, जैसे ही हम सिरका को खाने के सोडा से मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही में क्या बनता है, अन्य पदार्थ बनता है। अन्य पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर चूने के पानी के बीच से अभिक्रिया कराते हैं। क्या अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फिर उसके बाद चूने के पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जिससे जो चूने का पानी का कलर दूध की तरह होता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी के दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मानक परीक्षण है। आप इस परीक्षण आप इसका उपयोग कक्षा अध्याय में देखने के लिए करेंगे। ठीक है, दिखाने के लिए करेंगे। कक्षा बोल रहे हैं, अध्याय 6 में क्या करेंगे, दिखने के लिए करेंगे। हम श्वसन में जो ऑक्सीजन को वायु को हम बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं उधर से सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हम होता है। तो उसमें हमारे श्वास में क्या होता है, हमारे श्वास में जैसे हम अपने अंदर से श्वास को छोड़ते हैं तो श्वास में क्या होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आपको वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या करें, हमारे रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। आपको पता है जो रासायनिक परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन जो भी नए पदार्थ हैं, जो नए पदार्थ बनाए जाते हैं सिर्फ कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है जैसे भोजन का पचना, जो हमारा भोजन हम खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। फलों का पकना, जो हमारे कच्चे फल कैसे पक्के हो जाते हैं वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। रंगों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। औषधियों का निर्माण तो रासायनिक अभिक्रिया के श्रृंखला के कारण ही होता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बच्चों कि जल में, यहाँ तक ले हमें कंप्लीट कर। आज हम अगला टॉपिक है बच्चों, हमको लोहे में जंग कैसे लगता है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, लोहे में जंग कैसे लगता है उसके बारे में पढ़ना है। आइए हम जंग लगने की घटना को पुनः विचार करते हैं। अभी तो हमको बताएं लोहे में जंग कैसे लगता है, लेकिन अब हम इसको पुनः विचार करते हैं कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे को, जो वस्तुओं को प्रभावित करता है। यह लोहे में जंग एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु ज़्यादा प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें क्या करता है, नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग पुल, आपको जहाँ पर लोहे का उपयोग कहाँ का होता है, पुल बनाने में, जहाज बनाने में, कार, ट्रक आदि ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि को बहुत अधिक होती है। आपको बता दें लोहे से हम अधिक वस्तुओं को बनाते हैं, जैसे क्या करते हैं, ट्रक बनाते, कार बनाते, जहाज भी बनाते, पुल भी बनाते। पुल में भी जितने भी इस वस्तु का उपयोग होता है, लोहे भी उनमें से एक है। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। आपको बताते हैं जो जंग लगने की प्रक्रिया होता है, आपको बता दें लोहा पर लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु से क्या होता है, जल और तथा जल के मिलने से क्या होता है, जंग लगना। जंग लगता है आयरन ऑक्साइड बन जाता है। कि आयरन ऑक्साइड जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और
जल दोनों की क्या उपस्थिति अनिवार्य है। आपको बताइए जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा जल, अगर लोहे पे जल और ऑक्सीजन दोनों पर मौजूद हो, तो वहाँ पर जल वाष्प के रूप में मौजूद हो, तो क्या होता है, पक्का है कि वहाँ पे जंग लगेगा। ठीक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में आपको बताते हैं, यदि यदि वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अथवा अर्थात उसका मतलब नमी अधिक हो। आपको पता है जैसे ही बारिश के दिनों में क्या होता है, उस समय जो हमारी वायु होती है उसमें क्या होता है, नमी ज़्यादा होता है। ठीक है, नमी का मतलब नमी अधिक होता है, आर्द्रता का मतलब नमी अधिक होता है, तो जल्दी जंग लग जाती है। जल्दी क्या होती है, जंग लग जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में देखते होंगे, उस समय जो हमारी हवा होती है, उस हवा में क्या होता है, नमी होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, उस समय क्या होता है कि जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो जल्दी होती है। ठीक है, आपको बता दें पहेली, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं को जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है। आपको बताया कि सहेली कहती है कि जो मेरी फ्रेंड है वो कहती है रीता कि सदैव लोहे की वस्तुओं को जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहता है। क्योंकि वह समुद्र तट के क्या था, निकट रहती है। ठीक है, उसका घर कैसा कहाँ है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, आपको बता दें जंग लगने की से रोकथाम कैसे करें। अब तो जंग लग जाए तो उसको कैसे रोके कि जंग ना लगे, तो क्या करना है आपको, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों को से संपर्क से बचा कर रखना। क्या करना है, आ, संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो लोहे की वस्तु है, न तो उसको ऑक्सीजन में रखें, न ही उसको जल के दोनों के संपर्क में आने से बचा कर रखें। ठीक है, इसका इसका एक सरल उपाय कि उस पर पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ा दें। आपको बता दें क्या करना है, जल तथा दोनों से जल जल तथा ऑक्सीजन अथवा जल से लोहे की वस्तुओं को बचाना। जल से तो बचा सकते पर ऑक्सीजन से थोड़ी ना बचा सकते, ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है। पर आपको उसको क्या करना है, दोनों से रोकने के लिए आपको इस पर एक सरल उपाय है, उस पर क्या करना है, आपको पेंट लगा देना है। अथवा उस पर ग्रीज की परत चढ़ा देना है। क्या है, ग्रीज की परत चढ़ा देना। वास्तव में लोहे की वास्तव में क्या है, लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत को चढ़ाते रहना चाहिए। आपको बता दें वास्तव में लोहे की वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की वस्तुओं को चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, तो उसमें जंग लगने को रोका जा सकता है। अगर हम लोहे की वस्तुओं पर ग्रीज या पेंट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाती है। अगर हम उस पे लोहे पे ग्रीज या पेंट लगा दें तो क्या होता है, उसमें जंग लगने की, जिससे उसको जंग लगने से क्या रोक सकते हैं। ठीक है, एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता की जैसी धातु की परत चढ़ाते हैं। आपको बताते हैं जो क्रोमियम अथवा जस्ता की यानी जिंक की जैसी धातु की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, परत चढ़ा देते हैं तो कभी क्या होता है, जंग नहीं लगता। आपको पता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर प्रक्रम सदस्य यसत लेपन कहलाता है। आपको बता दें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने, जैसे ये लोहे का वस्तु है उस पर हम जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसत लेपन या ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसत लेपन ग्लेवेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अपने घरों में आपको बता दें, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइप यसत लेपन होते हैं। आपको बता दें आपके घर में जितने भी पाइप होते हैं पानी की आपूर्ति, जैसे आपका कोई हैंड पाइप नल है, जैसे आपकी टंकी है उसमें टंकी में लोहे के पाइप लगा है, तो आप देखते हो कि अगर लोहे के पाइप में ऐसा लेपर परत न लगा होता, जिंक की परत न चढ़ा होता, तो वो जल्दी से जंग लग जाता है। क्या होता है, जल्दी से जंग लग जाता है। जिससे उसमें जंग नहीं लगता है, जिसमें उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, बहुत दिनों के बाद लगता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं। आपको पता है कि जितने भी हमारे पानी के जहाज होते हैं कैसे बनते हैं, लोहे के बने होते हैं, और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। आपको बता दें वो जो पानी का जहाज होता है, आपने देखा होगा, तो क्या होता है, लोहे के बने होते हैं, और उनका एक निचला सिरा क्या होता है, पानी में हमेशा क्या होता है, डूबा रहता है। पानी के ऊपर का भाग पर भी जल की बूंदी गिरती रहती है। आपको बताइए जो पानी के ऊपर का भाग होता है, जहाज का ऊपरी पार्ट होता है, वो क्या होता है, जल की बूंदें भी गिरती रहती है। यही नहीं समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाया जाता है। आपको बताओ, तो जो जहाज होता है वो समुद्र में चलता है, उसमें समुद्र के पानी में आपको पता है कि अनेक लवण भी पाए जाते हैं।
लवण भी पाए तो लवण युक्त जल जंग लगने का प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। आपको बताया लवण युक्त जल होता है, लवण लवण युक्त जल क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया भी और दर भी बढ़ा देते हैं, जिससे जल्दी से जंग लग जाए। ठीक है, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने में काफ़ी क्षति होती है। आपको बताते जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उनमें उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक होता है। आपको बताते हैं जो जंग लवणयुक्त जल से लवणयुक्त जल से समुद्र की जो जहाज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, जंग लगना अधिक हो जाता है। जहाज़ों को पेंट की करने के बाद भी क्या होता है, उन्हें जंग लगने के में काफ़ी क्षति हो जाती है। यही नहीं, जहाज़ों के जो लोहे के कुछ भाग होते हैं उनको बदलना भी प्रतिवर्ष हर साल उनको बदलना आवश्यक होता है। क्या आप विश्व में जंग लगने वाले जंग जंग से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? आपको बता दें कि आप कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो लोहे की बनी होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ तो प्लास्टिक या लकड़ी की भी होती है, पर बहुत सी वस्तुएं लोहे की होती है। जितनी वस्तुएं लोहे की है वो उनको से हानि से हमें विश्व में जंग लगने से होने वाली आर्थिक हानि का कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती। आपको बताते हैं जो स्टेनलेस स्टील लोहे में लोहे में कार्बन, स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, जिसमें लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जंग नहीं लगती है। अभी तक तो हमने लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को देखा था, उसको कैसे रोज वो भी देखा था। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। हमारा अगला टॉपिक क्रिस्टलीकरण क्या होता है। आपको पता है कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक को समुद्र के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपको पता थे कि साधारण जो हमारा नमक प्राप्त होता है बच्चों, वो कैसे समुद्र के जल के वाष्पन से के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। आपको बता दें जिस पर जो वाष्पन द्वारा जो नमक बनता है वो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होते और उसमें क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता। आपको बता दें उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके बिलियन से प्राप्त किया जाता है। आपको बता दें जितने भी तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आपको बता दें कि तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या उनके बिलियन से जो बिलियन है उसको बिलियन बनाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपको बता दें कि ये क्या है, यह एग्जाम्पल जो है क्रिस्टलीकरण, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको कुछ सावधानी दिखाते हैं। ठीक है, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करके जल उबलते समय सतर्क रहें। आपको बताइए जब आप केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं तो जल को उबालते समय सतर्क रहें। ठीक है, एक क्रियाकलाप देखते हैं। ठीक है, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेना है। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें क्या है 1 कप जल लेना है, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिला लेना है और जल को गर्म करना है। जल को क्या करना है, गर्म करना है। अब जब जल उबलना आरंभ कर दे, जब जल जो क्या है उबलना स्टार्ट कर दे, तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाना है। आपको कह रहे हैं जब जल उबलना स्टार्ट होता है तो उस समय क्या करना है, कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर क्या करना है, चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण आपको बताया कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट का घोलना संभव न हो सके। जब तक मिलाते रहिए तब तक मिलाना है कि उसमें कॉपर सल्फेट का घोल क्या है, घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेना। क्या करना है, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानना है। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार विलयन को ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छेड़े। आपको बताना है कि जब विलयन ठंडा होने के लिए रख दीजिए, उस विलयन में क्या कर हिला डुलाकर अन्य प्रकार से कोई छेड़छाड़ मत करिए। कुछ समय बाद विलयन को देखना है। विलयन को देखना है, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते। आपको देखना है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिखाई दे। यदि नहीं तो कुछ और
कुछ और समय तक प्रतीक्षा करना। आपको जब तक कॉपर सल्फेट का जो विलयन में है, उस विलयन में कॉपर सल्फेट की कुछ क्रिस्टल दिखाई न दे, तब तक क्या करना, आपको उसको उसी तरफ छोड़ देना, ठीक है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आप अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास करना है। हमने क्या किया था, एक कप लिए थे, कप में आधा जल लिए थे, आधा कप जल लिए थे, ठीक। एक बीकर में आधा कप जल लिया था, उसमें हमने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाए, उस विलयन को हम गर्म करने के लिए रख दे, ठीक है। गर्म करने के मिलाएं और जल को गर्म करने के लिए जब तक क्या करना है, जब तक उबलना स्टार्ट ना कर दे, उसमें क्या करें, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना है, निरंतर चलाते हुए, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण में निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है तब तक हमको मिलाना है, जब तक जारी रखना है, जब तक कि उसमें जो कॉपर सल्फेट अच्छे से घुल ना सके, ठीक है। विलयन को क्या करना है, जो हम विलयन बनाए उस विलयन को क्या फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको बता दें, विलयन को ठंडा होते समय आपको उसमें छेड़छाड़ या हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। कुछ समय बाद विलयन को देखना है, क्या करना है, कुछ समय बाद विलयन को देखना है कि क्या आपको क्या करना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं, कुछ समय के लिए बाद में विलयन को देखना है, ठीक है। आपको क्या आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई दे आपको उस विलयन में, जब हम फिल्टर पेपर छाने विलयन जो विलयन बना था उसको छानने के बाद उसमें हम क्या देखते हैं कि वो उसमें जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल दिखाई देते हैं, यदि नहीं दिखाई दे रहा तो आपको कुछ समय और भी प्रतीक्षा करना है। हमने क्या किया, ठीक है, जैसे इस विलयन में दिखाई दे रहे कॉपर सल्फेट के थोड़े छोटे क्रिस्टल दिखाई दे रहे, ठीक है। आपको बता दें, ये जो हमने रिएक्शन देखा वो रिएक्शन क्या था, भौतिक परिवर्तन था। कैसा था, भौतिक परिवर्तन की जो कॉपर सल्फेट के विलयन डाले थे उसको हम पुनः क्या थे, कॉपर सल्फेट में प्राप्त किया, ठीक है। आपने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। अपने आसपास बच्चों दिखाई देने वाले जितने भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास करना। आपके आसपास जितने भी केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज हो रहा है, उनको क्या करना, पहचानने का प्रयास करना। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।